हेलो स्टूडेंट। आज भौतिक विज्ञान का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि आवेश गतिमान होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में या गतिमान विद्युत में हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और इसके चुंबकत्व या चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बात किया जाए कि आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबकीय बल होता है। तो जैसे चुंबकीय बल कब मिलता है? जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे इसका प्रयोग एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं आपके, नाम है उनका ओरेस्टेड। उनका एक प्रयोग है ओरेस्टेड का प्रयोग जिसे कहते हैं। 1820 ईस्वी की बात। तार इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, दूसरा तार है इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, और एक तार और है जिसमें धारा का प्रवाह दूसरी दिशा में हो रहा है। जैसे ओरेस्टेड के प्रयोग में आपने 3 प्रयोग देखा या 3 प्रयोग बताया गया है। बात है 1820 की, एक बार ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। 1820 ईस्वी में एक ओरेस्टेड ने प्रयोग किया जिसमें तार थे, 3 तारों को लिया गया, 3 अलग अलग भाग किए गए। जिसमें पहले विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा रहा था, दूसरे में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा रहा था, और तीसरे में विद्युत धारा का प्रवाह उसकी दूसरी दिशा में किया जा रहा था। जैसे जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया गया उसके पास कंपास सुई ले जाने में उसमें कोई विक्षेप नहीं हुआ। जैसे अगर ये न्यूट्रल था तो ये इसमें कोई विक्षेप नहीं हुआ। जैसे तार है, तार में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो तार में कोई विक्षेप नहीं होगा। दूसरा आपके पास तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ऊपर दिशा में आप देख रहे होगे, ऊपरी दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इसे मैग्नेटिक कंपास को इसके पास लेकर आते हैं। तो जैसे इसके पास लेकर आते हैं आप देखोगे इसके जो कंपास सुई होती है जो उसमें विक्षेप हो जाता है, किसी एक दिशा में विक्षेप हो जाता है। और जैसे ही इसकी धारा को बदल देते हैं, धारा की दिशा चेंज करते हैं, तो जो इसका विक्षेप होता है वो दूसरी दिशा में हो जाता है। ओरेस्टेड का प्रयोग यही था कि अगर हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें या उसके पास सुई लेकर जाते हैं तो उसके जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और कंपास सुई जो होती है उसमें विक्षेप हो जाता है। ये ओरेस्टेड का प्रयोग था। 1820 ईस्वी में इसके 3 स्टेटमेंट दिए गए। 3 स्टेटमेंट क्या थे कि अगर तार में धारा का प्रवाह नहीं होगा तो कंपास सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा, अगर विद्युत धारा के प्रवाहित किया जाएगा तो उसमें विक्षेप हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये कंपास सुई में विक्षेप उत्पन्न हो, इसका मतलब इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र था। और जैसे इसकी धारा को बदल देते हैं इसके चुंबकीय सुई में विक्षेप दूसरी दिशा में हो जाता है। तो अगर धारा का प्रवाह ज्यादा होता है, प्रबल मात्रा में किया जाता है, तो चुंबकीय सुई में ज्यादा विक्षेप हो जाता है, और अगर यही इसकी धारा की दिशा बदल जाती है तो इसकी दिशा दूसरी हो जाती है। मतलब अगर कम एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, विक्षेप कम उत्पन्न होगा, और धारा का मान अगर बढ़ाया जाएगा तो विक्षेप ज्यादा हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं। ओरेस्टेड के प्रयोग में आपने समझ लिया कि धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगला टॉपिक जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं हम लोग। इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बी से। इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। लिख देते हैं हम लोग, कहते हैं इसको चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम लोग लिखते हैं बी से। अब एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे मान लो ये कोई चुंबक, ये कोई दंड चुंबक होता है, इधर एन होता है और इधर एस होता है। तो आपको पता होगा इसमें एन से एस की तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। एन से एस की तरफ या फिर ऐसे बाहर की तरफ निकलती है, इधर भी बाहर की तरफ, एन से लेके एस की तरफ, और इसकी दिशा भी कहाँ होती है? एन से एस की तरफ। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे अगर कोई चुंबक हो तो चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र होता है, या कोई भी क्षेत्र, जैसे आप लोग समझ सकते हो कि जैसे वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे आगे आप लोग की विद्युत या किसी आवेश के चारों तरफ के क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर हम लोग विद्युत गुण के बारे में पढ़ते हैं, या कह सकते हो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई चुंबक होता है तो चुंबक अपने चारों तरफ एक एरिया बनाता है या क्षेत्र बनाता है, जिसके पास अगर हम कंपास सुई लेकर जाएं या उसके पास आप समझ सकते हो कि किसी भी चुंबकीय गुण का अनुभव किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है या पर जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं कम होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। इसी को कहते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जहां पर तीव्रता ज्यादा होगी, मतलब जहां पर बल रेखाएं ज्यादा होंगी, उसे हम लोग कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, और जहां पर बल रेखाएं कम होंगी उसे कहेंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है। इसको भी हम लोग वेक्टर बी से या बी से डिवाइड करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इसकी जो दिशा होती है एन से लेके एस की तरफ होती है। जो चुंबक होते हैं इसमें एन से लेके एस की तरफ इसकी दिशा होती है। जिसे भी आप लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा में, मतलब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है,
जैसे अगर इस तार के पास या इसके पास, इस चुंबक के पास अगर हम कोई तार लेकर जाएंगे और इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके फील्ड में भी क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। आप कह सकते हो यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगी, या कोई भी कंपास सुई लेकर आओगे तो उसमें भी डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगी। अच्छा एक बात और समझ लो ध्यान से, जैसे अगर ये मान लो एक तार है, अगर इस तार के चारों तरफ प्लास्टिक की कोडिंग भी की गई है, मतलब अगर इसके चारों तरफ प्लास्टिक लपेटा गया है, कंपास सुई फिर भी उसमें काम करती है, मतलब अगर इसके पास भी हम तार लेकर जाते हैं तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। और अगर इसके ऊपर चारों तरफ प्लास्टिक नहीं लगा हुआ है फिर भी ये कंपास सुई इस पर यूज करती है, मतलब दोनों ही तरीके से आप देख पाओगे कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर बात करें मात्रक की चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। आप ये मात्रक पढ़ लो कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। एक मात्रक और जैसे हम के इस पद्धति में जिसका हम लोग यूज करते हैं होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। एक मात्रक आप लोग टेस्ला याद कर लो, दूसरा आप लोग पढ़ोगे न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होता है। जैसे एमकेएस पद्धति में न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होता है, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होता है, दूसरा टेस्ला होता है। अच्छा अगर ये बात करें सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में बताओ इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक गॉस होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक गॉस होता है। एमकेएस पद्धति में न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होता है और इसका एक मात्रक होता है टेस्ला होता है। जैसे टेस्ला मात्रक हो गया और न्यूटन प्रति एम्पीयर मात्रक हो गया, ये दोनों मात्रक आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा अगर बात करें इसके विमीय सूत्र की बात करें, यहीं पर निकाल देते, जैसे इसका मात्रक हो गया। अगर इसके हम विमा की बात करें, विमीय सूत्र की बात करें तो आप देख सकते हो न्यूटन का विमीय सूत्र होता है m/t-2। न्यूटन का विमीय सूत्र ये हो गया। एम्पीयर मीटर का विमीय सूत्र होता है a और इनटू क्या होता है l। तो a हो गया इसका मात्रक और l हो गया इसका मात्रक। l से l कैंसिल होगा तो आप देखोगे इसका विमीय सूत्र जो निकल आएगा m/L0t-2 a-1। तो आपसे पूछें कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक टेस्ला होता है या न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होता है, और इसका विमीय सूत्र जो होता है mL0t-2 a-1। प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये आप लोग समझ सकते हो। अगर किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे आप लोग क्लास 10 में इस चैप्टर को पढ़े थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो आप लोग आज समझ लो कि अगर किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों तरफ जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसी को प्रभाव को समझने के लिए दो साइंटिस्ट थे फ्रांस के, टाइम वही था 1820 ईस्वी का। 1820 ईस्वी में फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, एक नाम था बायोट, एक का नाम था बायोट और एक का नाम था सेवर्ट। एक का नाम था बायो और थे सेवर्ट। बायो सेवर्ट ने टाइम वही 1820 और कहाँ के थे, फ्रांस के। फ्रांस के दो साइंटिस्ट थे बायो और सेवर्ट। इन्होंने क्या किया, जैसे अगर ओरेस्टेड ने बताया कि अगर हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो बायो सेवर्ट ने ये पता लगाया, दोनों ने अलग अलग तारों की आकृतियां लेकर ये पता लगाया कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये कोई वायर है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रवाहित होगा, इसको बताया था बायो और सेवर्ट ने। समझ पा रहे हो आप लोग कि अगर एक तार है, इस आकृति का तार है, इस पर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जैसे मान लेते हैं कि चलो यहाँ पर बताना है कि इस पर बिंदु P मान लेते हैं और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी। तो उन्होंने दो बातें बताई। पहले तो ये बताना है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा क्या होगी, और दूसरा आप ये समझ पा रहे होंगे कि इन्होंने पहली बात ये बता दिया कि बायो सेवर्ट का नियम पूरे तार पर निकालना संभव नहीं है। मतलब उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो ये तार दिख रहा है, इस तार में यहाँ से लेके यहाँ तक जितना लंबा ये तार होगा, पूरे तार के लिए एक बार में चुंबकीय क्षेत्र निकालना संभव नहीं। उसके लिए सबसे अच्छा काम उन्होंने किया कि यहाँ पर एक छोटे से भाग को काट लिया, जिसका नाम लिया गया डीएल। इसका नाम लिया गया डीएल। अच्छा आप समझ पा रहे होंगे, जो धारा की दिशा होगी वही डीएल की दिशा होगी। इस बात को समझ लेना कि जो डीएल की दिशा क्या है, वो विद्युत धारा की दिशा और डीएल की दिशा सेम, क्योंकि विद्युत धारा अदिश राशि होती है और अगर हमको सदिश लेना है डीएल तो इसकी दिशा कहाँ लेनी है, विद्युत धारा की दिशा में लेनी। तो पहले काम ये किया गया कि इस तार को छोटे छोटे भागों में काट दिया गया, जिसका एक छोटा सा भाग लिया गया, उसका नाम है डीएल, और यहाँ से इस बिंदु P को मिला दिया गया और यहाँ का जो कोण दिया गया वो थीटा, और इस बिंदु से इस P की दूरी मान लिया गया r। बायो सेवर्ट ने क्या किया,
कि इस तार को छोटे 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 टुकड़ों में काट दिया, इसका एक छोटा सा भाग आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है डीएल। और यहाँ से थीटा एंगल पर आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कहने का मतलब हमको बी का मान निकालना है। आप देखो जैसे अगर इस तार की लंबाई dl है तो बिंदु P पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वो हमको dB मिलेगा। इस बात को ध्यान रखें कि चाहिए हमको B, पूरे तार के लिए हमको B मिलेगा। जैसे समझो ध्यान से, अगर एक वायर है ऐसे और इससे के चारों तरफ अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको चाहिए तो आप देखोगे एक अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे मिलेगा तो एक सिलेंडर के आकार की आपको संरचना दिखेगी। जैसे तार होगा, तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा होगा, जैसे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में मिल रहा होगा, तो अगर इतनी दूरी है तो इतनी दूरी पर मिलेगा, और अगर पूरी दूरी है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस पूरी दूरी पर मिलेगी। जैसे बिंदु P आपको दिख रहा होगा और बिंदु P पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, dl दूरी लिया गया है, तो dl दूरी का ऐसे चारों तरफ से चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे dl बड़ा होगा, आप देखते रहोगे dl धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, जैसे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस वायर के जैसे इतनी मोटी था तो ये पूरी मोटाई का और ऐसे चारों तरफ के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि तार के चारों तरफ इस तरीके से एक चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है यही बायोसेवर्ट बता रहे हैं। कितनी होती है एक बार ध्यान से समझना। dv इक्वल टू होता है, वेक्टर dv इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl r साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या आर क्यूब कह सकते हो। आर क्यूब इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर आपको आर दिख रहा होगा, या dl इंटू आर इंटू साइन थीटा लिखा होगा। ये आपका सदिश रूप होता है। अगर हम बात करें कि सदिश रूप क्या होता है या अदिश रूप क्या होता है, तो dv की दो वैल्यू मिलती हैं। एक तो हम वेक्टर क्वांटिटीज लेते हैं और एक इसका स्केलर लेते हैं। जैसे हम अगर बात करें स्केलर की क्या होता है या इसी का एक फॉर्मूला लिखते हैं, तो आप देखोगे dv वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इज अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r। अभी हम बताएंगे ये dl क्रॉस r क्या होता है और अपन क्या हो जाएगा r। आपको एक टॉपिक हम बताए थे, याद होगा आपको, जब सदिश आप लोग पढ़े रहे होगे, होता है a क्रॉस b। जैसे अगर आपसे बात करें क्या होता है वेक्टर a और क्रॉस वेक्टर b, तो फार्मूला होता है ab sin थीटा। आपको स्क्रू रूल पता होगा, अभी बताते हैं स्क्रू रूल क्या होता है। तो a क्रॉस b क्या होता है, ab sin थीटा होता है। वैसे dl क्रॉस r क्या हो जाएगा, dl r sin थीटा हो जाएगा। आपको ये भी दिखेगा r से r कैंसिल होगा। फिर क्लास 10 में एक टॉपिक पढ़े थे कि dv प्रोपोर्शनल i होता है, dv प्रोपोर्शनल dl होता है, dv एंटी प्रोपोर्शनल r स्क्वायर होता है, या dv प्रोपोर्शनल dv बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। dv क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। म्यू नॉट होता है चुंबकशीलता। कोई वायर है, इसकी चुंबकशीलता कितनी है उसको हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट, इसको कहते हैं परमिटिविलिटी। जैसे आप लोग पहले चैप्टर में कूलाम के नियम में पढ़े थे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन नॉट था विद्युतशीलता, जिसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। वैसे ही आता है परमिटिविलिटी, जिसको कहते हैं चुंबकशीलता। म्यू नॉट बटे 4 पाई की जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। इसको याद रखना होगा। म्यू नॉट बटे 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। dv होता है चुंबकीयशीलता, I धारा होती है, dl एक सूक्ष्म भाग काटेगा किसी भी वायर का, साइन थीटा जो होता है dl और r के बीच का कोण होता है। एक बात ध्यान रखना सभी लोग कि जैसे I और dl के बीच का कोण साइन थीटा नहीं होता है, dl और r के बीच का कोण साइन थीटा होता है। जैसे आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि I और dl के बीच का कोण साइन थीटा है, लेकिन I जो होता है अदिश राशि होता है, मतलब विद्युत धारा अदिश राशि है, dl एक सदिश राशि है, और अदिश और सदिश का गुणा साइन थीटा नहीं आता है। आप जानते हो दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो निकल कर आता है ab sin थीटा। तो I अदिश राशि है, इसका मतलब I dl sin थीटा नहीं होगा, dl इंटू r होता है, dl क्रॉस r होता है, जिसकी वैल्यू आती है dl r sin थीटा। मतलब I dl sin थीटा का मतलब क्या होता है, dl r sin थीटा होता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है r स्क्वायर रहता है, और ये वाला r कैंसिल हो जाता है। आगे जब आप लोग समझ पाओगे, इस फार्मूले से समझ पाओगे। अच्छा, इसका मतलब भी टेस्ला होता है। इसका मतलब भी क्या होता है, टेस्ला होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्या हम लोग इसको भी क्या है लिखेंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। एक मतलब इसका और होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या कहते हैं हम लोग, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं, या गॉस कहते हैं, सीरीज पद्धति में गॉस कहते हैं। एक गॉस 10 टू द पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। ये सारी चीजें, इस फार्मूले को अगर हम क्लास 10 के बेसिस पे कहें या अगर हम तोड़ के लिखना चाहें, तो जो इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र मिलता है dv, ये विद्युत धारा I के प्रोपोर्शनल होता है। और हम कह सकते हैं जो dv होता है वो इस dl या सूक्ष्म भाग के भी प्रोपोर्शनल होता है। जो dv होता है
आर और डीएल के बीच के कोण की ज्यादा या साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो डी बी होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। अब ये देख पा रहे होंगे इसी फार्मूले से या इसी टॉपिक से, इसी स्टेटमेंट से ये टॉपिक आता है। मतलब अगर किसी तार के चारों तरफ हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसकी सूक्ष्म दूरी जो डीएल लिया गया है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। डीएल और आर के बीच का जो कोण है उसके साइन थीटा के उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चार स्टेटमेंट से आप देखोगे ये फार्मूला निकल कर आता है। हमारा क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पर साइन थीटा ही क्यों आता है। जैसे बात करें डीएल क्रॉस आर है, यहाँ डीएल डॉट आर क्यों नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग दिशा की बात करते हैं कि जैसे अगर हम पूछे कि जो बी होता है, जो डीएल होता है और जो आर होता है, इन चीजों में सबकी दिशाएं क्या क्या होती है। जैसे अगर हम बात करें डीएल और आर के बीच की दिशाएं क्या होती है, या जो चुंबकीय क्षेत्र हमको बी मिलता है या चुंबकीय क्षेत्र डी बी मिलता है, इसकी दिशा क्या होती है। तो इसके लिए आप इसी फिगर को ध्यान से देखना। इस फिगर में आपको दिखेगा कि जो ये वायर दिख रहा होगा और जो यहाँ से आर दूरी दिख रही होगी और ये वाला भाग डीएल दिख रहा होगा, इसके बीच का कोण थीटा है, इस पर प्रवाहित होने वाली धारा आई है और ये बिंदु पी है। अगर हम बात करें कि जो डीएल है इसको हम आर की डायरेक्शन में मोड़ें, जैसे आप लोग को पता होगा मैक्सवेल का स्क्रू रूल क्या होता है या पेचमापी का नियम क्या होता है, इसमें हम नोक को रखते हैं जिस दिशा में हमको घुमाना होता है। जैसे अगर बात करें कि हम इसको रखते हैं इस पॉइंट पे जहां पर इसका टेल और इसका टेल मिल रहा है, मतलब यहां पर रख रहे हैं, और इसको हम आप देखोगे डीएल क्रॉस आर लिखा है, यहाँ पे लिखा है डीएल क्रॉस आर लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि हमको इसको डीएल से आर की डायरेक्शन में घुमाना है। जब हम इस पेचकस को डीएल से आर की दिशा में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर हमको क्रॉस मिलता है। डीएल से आर की दिशा में जाने पर हमको यहाँ क्रॉस मिलता है, इसीलिए डीएल क्रॉस आर निकल कर आता है और हमको यहाँ पर मिलता है साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा मिलता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर बात करें तो यहाँ के लिए जो पी होगा इसका भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ये आर होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे जब हम डीएल से आर की तरफ जाएंगे तो ये इधर की तरफ मोड़ेंगे, मतलब बाहर की तरफ निकलेगा और स्क्रू बाहर की तरफ निकलेगा और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, डॉट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको क्रॉस मिल रहा है, यहाँ पर डॉट मिल रहा है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी यहाँ पर बी होगी और यहाँ पर भी बाहर की होगी। डॉट लिखने का मतलब ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस बिंदु पे बाहर की तरफ है, और जो बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर अंदर की तरफ है। और डीएल से आर के बीच का जो कोण दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, जो डीएल से आर के बीच का एंगल दिख रहा है, इस डीएल को आर की डायरेक्शन में ले जाएंगे तो डीएल क्रॉस आर मिलेगा, और ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आपका जो मेन फार्मूला मिलता है वो मिलता है डीबी बराबर μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमको एक सीधे तार में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी, और हमको पूरा इसी फार्मूले का यूज करना है। एक आपको ये फार्मूला याद रखना है, एक ये फार्मूला, इसके मात्रक याद रखने हैं, और हमको आगे टॉपिक में पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है।